हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान पाठशाला। मेक लर्निंग स्मार्ट एंड ईजी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी सोशल साइंस जियोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। ये चल रहा है हमारा चैप्टर 2 और चैप्टर 2 डील करता है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को लेके। ये है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसी चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो डील करता है लैंड, सॉइल और वाटर को लेके सेपरेटली। ये सारा वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, then distribution of natural vegetation, conservation of natural vegetation, then important facts। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था वो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, तो हमें ये सीक्वेंस समझ में आएगा। ये चैप्टर में हम डिफरेंट रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ा था। वाटर कैसे रिसोर्स है, क्यों रिसोर्स बोलते हैं, कैसे कंजर्व करना है, कैसे पल्यूटेड हो रहा है वाटर, ये सब कुछ को हमने डील किया था, जो भी आपके एनसीईआरटी के क्लास 8 में गिवन है। तो आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं हमारे आई बटन में या फिर प्लेलिस्ट में। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जो वीडियो है ये डील करेगा बेसिकली फ्लोरा और फौना को लेके। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। तो यहाँ पे बहुत सारा न्यू टर्म आपको देखने में मिलेगा, जैसे कि लिथोस्फीयर डील करता है सरफेस को लेके, अर्थ सरफेस है उसको लेके डील करता है लिथोस्फीयर। वाटर को हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर के अंदर, और एटमॉस्फेयर में हम सब कुछ आसमान में जो फेनोमेना चलता है, वेदर, क्लाइमेट, ये सब कुछ को हम एटमॉस्फेयर के अंदर पढ़ते हैं। जियोग्राफी को बेसिकली टॉपिक वाइज या फिर हम एक डेडिकेटेड टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे कि जब भी हम ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम वो जो पूरा जो डोमेन है उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। जब हम वाटर को लेके पढ़ेंगे, वाटर का सॉलिड फॉर्म होगा, लिक्विड होगा, गैसियस होगा, वाटर साइकिल होगा, कुछ भी होगा, तो वो सब जब हम पढ़ेंगे तब हम उसको डिफ़ाइन करेंगे एक टर्म में, दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर। फिर है हमारा एटमॉस्फेयर, जो भी आसमान में जो वेदर, क्लाइमेट, ये सब कुछ है, जलवायु है, ये सब कुछ लेके डील करता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट्स है वो सब को डील करता है तब हम उस सभी को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन है हमारा बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर में हमें देखने मिलता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। मतलब हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मेन मुद्दा है आज के वीडियो का, ये दो मुद्दा अंडर आता है बायोस्फीयर का। और बायोस्फीयर बनता है, ये 3 स्फीयर को मिला के हम बायोस्फीयर को बनाते हैं। बेसिकली बायोस्फीयर वर्ड में स्टार्टिंग में है बायो मतलब जहाँ पे कोई लाइफ है, वो प्लांट की तरीके से हो सकता है, कोई फौना के तरीके से हो सकता है, एनिमल के तरीके से हो सकता है, कुछ भी। तो ज़िंदा रहने के लिए एक तो हमें एक सरफेस चाहिए जो आता है हमारा लिथोस्फीयर के अंदर, शिलामंडल हिंदी में बोला जाता है। फिर हमें पानी चाहिए जो आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर, और क्या ज़िंदा रहने के लिए जो मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑक्सीजन, वो किसके अंदर आता है? एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। तो ये तीनों को मिला के हमारा बायोस्फीयर बनता है। देखिए यहाँ पे ये है हमारा लिथोस्फीयर। देन ये है हमारा हाइड्रोस्फीयर। देन ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ये है हमारा एटमॉस्फेयर। और इनके बीच में क्या है हमारा, ये जो तीनों मिला के बन रहा है,
ये है हमारा बायोस्फीयर, दैट इज़ बायोस्फीयर, जहाँ पे रहते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। होप ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर क्या है, इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। बायोस्फीयर को तो हमने जाना है। अब बायोस्फीयर में जो जो लिविंग बींग रहते हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं जीने के लिए। जैसे कि हम इंसान, हम अकेले अगर अर्थ में रहेंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, हमें खाना चाहिए। खाना कौन देता है? प्लांट देता है। ऐसे ही दूसरे हम लोग अगर नॉन वेजिटेरियन के तरीके से देखेंगे, दूसरे एनिमल्स को हम खाते हैं, वो जो एनिमल है वो किसी ना किसी तरीके से प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है ज़िंदा रहने के लिए, और हम उस सारे एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। तो क्या है, यहाँ पे हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कोई अकेला ज़िंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज द इकोसिस्टम। और ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हम एक दूसरे के बन रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा जो घर है। क्या है हमारा घर? हमारा हैबिटेट। जिस घर मतलब आप खुद का कंक्रीट वाला घर को मत समझिए, हमारा घर जो जगह पे है, ठीक है, वो जो पूरा एरिया है, वो जो पूरा एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को डील करता है इकोसिस्टम। हम जो लिविंग बीइंग है, हमारा और हमारे एनवायरनमेंट का या फिर हमारे घर का जो इंटर रिलेशन है, वो सारा डील करता है इकोसिस्टम। Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soils, so essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. तो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है वेजिटेशन, वो सब कुछ यहाँ पे रिटन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन देता है हमें, पेपर्स देता है हमारे पढ़ाई करने के लिए, मेडिसिन देता है, और भी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। There are innumerable uses of plants and you can add some more। तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जो जो लिखा है वही सिर्फ देता है, ऐसा नहीं है। आप और भी फाइंड आउट करिए, देखिए आपको और क्या क्या चीज़ मिलता है जो हमें वेजिटेशन देता है। आप उसका एक लिस्ट बना सकते हैं, उसको इन सारी चीज़ों के साथ ऐड कर सकते हैं। मतलब इतना चीज़ हमें वेजिटेशन से मिलता है कि हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते हैं, और हमारे ज़िंदा रहने के लिए ये सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें स्टडी करने के लिए पेपर चाहिए। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। अब हमने वेजिटेशन को पिछले वाली स्लाइड में देखा था, अब वाइल्ड लाइफ को देखेंगे। वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या क्या आता है? एनिमल्स आता है, बर्ड्स आता है, इंसेक्ट्स आता है, और एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स मतलब पानी के अंदर जो लोग ज़िंदा रहते हैं, डिफरेंट एनिमल्स, उन सभी को एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स बोला जाता है। क्या क्या मिलता है हमें वाइल्ड लाइफ से? मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड्स मिलता है, ऊल मिलता है। ओके, इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। मधुमक्खी हमें हनी देता है, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। और जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है, उनका जो डेड बॉडी होता है, उन सभी को डिकम्पोज करने में भी हेल्प करता है। डिफरेंट छोटे जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो भी एक टाइप के एनिमल होते हैं, वो सब कुछ हमारे बॉडी को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। अब डिकम्पोज करने से क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा जो चीज़ है एक साइकिल के फॉर्म में। जैसे कि सबसे पहले प्लांट है, प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेता है, फिर वो खाना प्रोड्यूस करता है। उस खाना को कोई एक हार्बिवोर एनिमल उसे इनटेक करता है,
उसको हम लोग जो ऊपर के स्ट्रेटा में जो लोग एनिमल रहते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो लोग इनटेक कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट का फ्लो चल रहा है, सॉइल से प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर से हार्बिवोर के अंदर, हार्बिवोर के अंदर से डिफरेंट कंज्यूमर के अंदर, ऐसे करके ऊपर की तरफ फ्लो करता है। तो न्यूट्रिएंट सिर्फ हम लेंगे सॉइल से, उसे वापस नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं है, सब कुछ साइकिल के फॉर्म में होता है। तो क्या होता है, जब हम लोग मर जाते हैं, हमारे डेथ होने के बाद हमारा जो बॉडी होता है, उस बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं। अब उसको डिकम्पोज करता है, डिफरेंट बैक्टीरिया, डिफरेंट डिकम्पोजर्स उसे डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद जो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में रहते थे, वो सारा वापस से सॉइल में आके मिल जाता है। तो ये एक साइकिल की तरह होता है, जो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। The birds feed on insects and act as a decomposer as well. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, as a scavengers and considered a vital cleanser of the environment. तो जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू डिकम्पोजर्स न्यूट्रिएंट को वापस देता है सॉइल में, वैसे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए डिफरेंट स्कैवेंजर्स होते हैं, वो सब भी एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। So animals, big or small, all are integral to maintaining balance in the ecosystem. इसी तरीके से इकोसिस्टम में एक बैलेंस क्रिएट होता है। स्मॉल, बिग, ये सब एक दूसरे से इंटीग्रल होके एक बैलेंस को मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम का। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया गया है फ्लोरा और फौना का, आप वो देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज के स्टडी का, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वेजिटेशन का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और मॉइस्चर या फिर रेनफॉल के ऊपर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड तुंद्रा। जो मेजर मोटे तरीके से अगर हम वेजिटेशन को ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो क्या क्या ग्रुप मिलेगा, एक हमें फॉरेस्ट मिलेगा जहाँ पे घना जंगल होता है, ग्रासलैंड मिलेगा जहाँ पे घास जो बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन फॉरेस्ट जैसा वो बड़ा नहीं होता है, स्क्रब्स मिलेगा एंड तुंद्रा मिलेगा। स्क्रब्स जो होगा वो ग्रासलैंड से छोटा होता है, और तुंद्रा मतलब जो जगह पे ठंडा बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे इन जनरल वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाता है, थोड़ा छोटा बहुत कुछ होता है, तो वो सबको हम तुंद्रा में इंक्लूड कर देते हैं। इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। देखिए, वेजिटेशन के साथ रेनफॉल का रिलेशन है। अगर कहीं पे वेजिटेशन बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा वेजिटेशन दिखाई दे रहा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे रेनफॉल अच्छा है, पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो अच्छा है, वो डिफ़ाइन करता है। ऐसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। इसलिए जहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिलेगा आप समझिएगा कि वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है। As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. जैसे ही मॉइस्चर मतलब रेनफॉल डिक्रीज़ करेगा, वैसे ट्रीज़ का जो साइज़ है वो रिड्यूस होगा और उसका जो डेंसिटी है वो भी रिड्यूस होगा, मतलब घना नहीं होगा वहाँ का जो जंगल होगा। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। छोटा स्टंटेड मतलब छोटा, जिनका हाइट कम हो जाता है उन्हें बोला जाता है शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज़। और ग्रास कहाँ पे आपको देखने में मिलता है, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है, ठीक है। ग्रासलैंड मॉडरेट रेनफॉल मतलब बारिश ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत, उस जगह पे मीडियम होता है ग्रासलैंड, वहीं पे मिलता है। थॉर्नी स्क्रब्स देखने मिलता है जहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, बेसिकली वो ड्राई रीजन होता है। In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface, reduce loss of moisture through transpiration. तो जो जगह पे बारिश बहुत कम होता है, ड्राई रीजन होता है, वहाँ पे पानी प्लांट्स को बहुत ईजीली नहीं मिलता है, इसलिए उनका जो रूट होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और वो सॉइल के डीप तक जा सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है।
और पत्ता जो होता है वो कांटा टाइप का होता है, थॉर्नी होता है। और क्यों ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर पत्ता बड़ा रहेगा तो ट्रांसपिरेशन के वजह से मॉइस्चर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। ये लेकिन अगर कांटा जैसा फॉर्म में पत्ता रहेगा तो क्या होगा? मॉइस्चर लॉस बहुत कम होगा। इसीलिए मतलब देखिए यहाँ पे प्लांट एनवायरनमेंट के साथ खुद को कैसे अडाप्ट कर ले रहा है। जहाँ पे बारिश कम हो रहा है वहाँ पे वो अपना रूट को बढ़ा देता है कि पानी के खोज में वो बहुत दूर तक जा सके, और जहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है पत्ता से उसको वो कांटा में कन्वर्ट कर देता है। ओके। Tundra vegetation of cold polar regions comprise of mosses and lichens। टुंड्रा वेजिटेशन में मतलब जो जहाँ पे पोलर रीजन है, ठंडा के जगह पे पोल एरियाज़ में यहाँ पे ये मॉसेस और लाइचेंस मिलते हैं। टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वेर 2 centuries बैक। 2 centuries पहले हमारे दुनिया में इतने लोग नहीं थे जितना कि अभी हैं। To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops। तो वो सारे इंसान जो अभी बढ़ चुके हैं उनको फीड करने के लिए, खाना प्रोवाइड करने के लिए बड़ा बड़ा जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर करके वहाँ पे कल्टीवेशन किया जा रहा है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली। इसी वजह से जो एरिया पे फॉरेस्ट कवर था पहले वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है, फॉरेस्ट वैनिश हो रहा है धीरे धीरे। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। इसीलिए ये अर्जेंट एक अलार्म जैसा है कि हमें रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए। यहाँ पे आपके बुक का एक पिक्चर दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे जो भी पिक्चर्स है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, सब कुछ आपके किताब से उठाया गया है। तो आप किताब को नहीं देखेंगे भी चलेगा, आप इसी को गो थ्रू कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। थर्ड जो हमारा पॉइंट था आज के वीडियो का वो था कंजर्व करना है नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को। कैसे कंजर्व करेंगे वो अभी देखते हैं। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। तो हमारा जो संपत्ति है, वेल्थ है, वो क्या है? फॉरेस्ट है। क्योंकि पिछले वीडियो स्लाइड में हमने देखा था कि फॉरेस्ट से हमें कितना कुछ मिलता है। हाँ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट्स हमें शेल्टर देता है और क्या करता है? एनिमल एंड टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। और एक साथ एनिमल के साथ मिल के इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसे मेंटेन करता है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लाइमेट चेंज के वजह से जो इंटरफेरेंसेस हुआ है उसके वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स का और एनिमल का वो रिड्यूस हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction। इसी वजह से बहुत सारा जो स्पीसीज़ है वो वल्नरेबल हो गया है, मतलब वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। हमारे पृथ्वी से उनका नामो निशान मिट सकता है और कुछ का तो नामो निशान मिट भी चुका है। और ये सब के लिए मेजर किसे हम रिस्पॉन्सिबल करते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी को हम रिस्पॉन्सिबल करते हैं, क्योंकि वही फॉरेस्ट को क्लियर करता है अपने नीड को फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन अदर हैंड साइड किसी का लाइफ थ्रेटेंड हो रहा है, कोई एक्सटिंक्ट हो रहा है, कोई वल्नरेबल हो रहा है, ये भी उसके ऊपर इम्पैक्ट लाता है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources। तो क्या क्या प्रोसेस है जो कोई स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट हो जाने में और भी प्रोन कर रहा है या फिर उसे वल्नरेबल बना रहा है? ये सारा एक्टिविटीज़। डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी मतलब झाड़ को काटना, सॉइल इरोशन, सॉइल को इरोशन करना, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन करना, रोड बनाना जंगल के बीच से, बिल्डिंग्स बनाना, फॉरेस्ट फायर, अब फॉरेस्ट में आग लगा देना, सुनामी, ये नेचुरल प्रोसेस है। एंड लैंडस्लाइड, और ऊपर से लैंड का स्लाइड होके नीचे गिरना, ये सारे वजह से क्या हो रहा है? जो
ये एक्सीलरेट कर रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दिस रिसोर्सेज. वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज. यहाँ पे ध्यान से देखिए, पोचिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूडेज टाइम, जिसके जो मेनली नहीं, पूरी तरीके से इंसान हम ही लोग कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे नीड भी बोल सकते हैं, कुछ लोगों का ग्रीड भी बोल सकते हैं. जो एनिमल्स होता है उनको हम लोग दूसरे देश में पैसे के वजह से उसे बेच देते हैं, या फिर वो एनिमल का कोई पार्ट, जैसे कि हाथी का जो दांत होता है, फिर टाइगर का उसका जो चमड़ा होता है, उनको हम जानबूझ के मारते हैं. उसके बाद उनका डिफरेंट जो बॉडी का पार्ट होता है पैसे के लिए हम बेच देते हैं, उसे हम पोचिंग बोलते हैं. और ये सबसे गंदा काम है जो हम इंसान लोग ही करते हैं. इस वजह से भी, ये पोचिंग की वजह से भी बहुत सारा एनिमल मर जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, उनके लाइफ के ऊपर थ्रेट आता है. The animals are poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns as well as feathers. तो जैसे मैंने पहले बोला है, पोचिंग एक इलीगल काम है. ये किया क्यों जाता है, ये सारी चीज़ के लिए, स्किन के लिए उनका नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, ये सारी चीज़ों का बहुत दाम होता है, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है. इसीलिए ग्रीड में आके हम ये सारा एनिमल्स को मारते हैं और उसके बॉडी से डिफरेंट पार्ट्स को निकालते हैं और हम बेच देते हैं. सम ऑफ दिस एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock. This can be conserved by increasing awareness. इसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है. आज ज़्यादा पैसे के लिए एनिमल्स की बॉडी को हम बेच दे रहे हैं, लेकिन वो एनिमल अगर एग्जिस्ट करेगा, पहले ही पढ़ा था कि हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट करते हैं. लॉन्ग टर्म में उसका एग्जिस्ट करना हमारे लिए फ़ायदेदायक है, ना कि शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए उसका बॉडी के पार्ट को बेचना. वैसे एक एनिमल को मार के उसका बॉडी का पार्ट बेचने का कोई राइट नहीं है किसी के पास, लेकिन फिर भी हमें अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके लोग सुनेंगे. पोचिंग इज़ अ वेरी वाइटल प्रॉब्लम. अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पोचिंग हो रहा है. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. इसी वजह से इतना, मतलब पहले ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ नहीं था, तो लोग इतना ज़्यादा पोचिंग करें, इसलिए अभी ये सारे कॉन्सेप्ट लाया गया. नेशनल पार्क बनाना स्टार्ट किया गया है, मतलब पहले से ही है, अभी भी ये सारा बहुत ज़्यादा लाइट में है. इन सभी के बारे में हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर, ये सब को बनाया गया है एनिमल को और नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके. कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीसियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन. तो ऐसे हमें क्रीक को सेव करना है. क्रीक मतलब, अगर आप गुजरात के साइड में देखेंगे, मैप में अगर गुजरात के साइड में देखेंगे, जो ऐसे करके, जो एकदम ओशन जब ऐसे करके घुस रहा है इस जगह पे, ठीक है, इसको हम क्रीक बोलते हैं. ओशन का पानी एकदम लैंड का नैरो जगह पे जब घुसता है, उसे हम क्रीक्स बोलते हैं. फिर लेक्स होता है, लेक्स पता ही होगा. वेटलैंड्स होता है. वेटलैंड में वो उस तरह का एक टाइप का पॉन्ड समझ सकते हैं जिसका डेप्थ ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, डेप्थ ज़्यादा नहीं होता है. वहाँ पे डिफरेंट फ्लोरा और फौना पाया जाता है, बहुत प्रीशियस होता है. ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, कंजर्व करना है. दिस इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड. Human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitats of many species. तो यहाँ पे हम कोई सेम चीज़, हमारा एक्टिविटी ये सभी को डिस्टर्ब करता है, उनका हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करता है. अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल.
इसीलिए हमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कुछ कुछ प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, हम सबको मोटिवेट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना है। फिर वन महोत्सव कर सकते हैं, एनकरेज करना है कम्युनिटी को, जो लोकल कम्युनिटी होते हैं उनको, कि आपके एरिया में जो जो प्लांट्स है जो दूसरे एरिया में इन जनरल नहीं पाया जाता है उन्हें प्रोटेक्ट करिए, न्यू वेजिटेशंस लगाइए, ये सब कर सकते हैं। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स have either become extinct or are on the verge of extinction। बहुत ज़्यादा किलिंग के वजह से जो डिफरेंट बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो या तो एक्सटिंक्ट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species। और क्या होता है, कंज़र्व करने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के ऊपर। जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं या फिर क्लास 8 के बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। उन्हें डिफरेंट चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, बर्ड्स को देखना है, विज़िट करना है डिफरेंट कैंप्स में जाके। थोड़ा नेशनल पार्क को देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को देखिए, समझिए हमारे साथ दूसरे एनिमल का, प्लांट्स का कितना अच्छा रिलेशन है। तो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ओके, Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals। बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने एक बहुत कठोर टाइप के नियम बनाए हैं कि हम लोग बर्ड के या फिर एनिमल को उनका जो डिफरेंट पार्ट है या फिर उन्हीं लोगों को ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ बेचेंगे नहीं, ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा लॉ भी है, लेकिन फिर भी ये सब होता है इलीगली, फिर भी पोचिंग चलता है। इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज़ इलीगल। इंडिया में कौन से एनिमल को मारना इलीगल है? लायन को, टाइगर को, डियर को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को और पीकॉक को मारना इलीगल है। अगर आप मारोगे तो आपके ऊपर केस जाएगा, फिर आपको वो सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। An international convention CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है CITES जिसका नाम है, उसे बनाया गया था, एक लिस्ट मतलब एस्टेब्लिश किया गया था जो एक लिस्ट देता है डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स का जिन्हें ट्रेड करना प्रोहिबिटेड है, मना है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। कंजर्व करना प्लांट्स को और एनिमल को ये एक नैतिक ड्यूटी है हमारे पूरे मतलब जो सिटीज़न है सबका एक दायित्व है कि सबको प्रोटेक्ट करना है, किसी को हार्म नहीं करना है। नीचे कुछ पिक्चर्स दिया गया है एनिमल का, आप वो देख सकते हैं। अब हम थोड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको थोड़ा चेकआउट करते हैं। क्या है बायोस्फीयर रिज़र्व? क्या है देखिए, एक होता है बायोस्फीयर रिज़र्व, फिर होता है नेशनल पार्क, फिर होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, फिर होता है वेटलैंड्स। जो बायोस्फीयर रिज़र्व होता है वो सबसे बड़ा एरिया को बोला जाता है, ठीक है। उससे थोड़ा सा छोटा हम बोल सकते हैं नेशनल पार्क, उससे छोटा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उससे छोटा होता है वेटलैंड्स बोल सकते हैं। वेटलैंड में थोड़ा पानी का इम्पोर्टेंस होता है। अब बायोस्फीयर को देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। बायोस्फीयर में दो चीज़ को साइमल्टेनियसली इम्पोर्टेंस दिया जाता है या फिर उन दोनों में रिलेशन दिखाया जाता है कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में, और ये प्रोटेक्टेड एक सीरीज़ ऑफ एरियाज़ होता है जो लिंक्ड रहता है ग्लोबली। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल पार्क, अ नेचुरल एरिया designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystem for the present and the future generation। यहाँ पे आप लोगों के बुक में बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया गया है, तो आप एक बार देखने से आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा।
नेशनल पार्क में एक इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी बनाने की बात किया जाता है। और नेशनल पार्क में कोई भी मतलब अगर हम ब्रॉड टाइम में इसका डेफिनेशन देखें, एंटर नहीं कर सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक मतलब हम लोग बहुत जन घूमने जाते हैं, लेकिन नेशनल पार्क थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। वहाँ पे एनिमल जो लोग होते हैं वो जाते फ्रीली घूम फिर सकते हैं उस एरिया में। हम इंसान जाके उन लोगों को डिस्टर्ब ना करें किसी तरीके से, इस पे ध्यान रखा जाता है। अब ये देखते हैं CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। ये एक टाइप का एग्रीमेंट था डिफरेंट गवर्नमेंट के बीच में। इट एम्स टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स does not threaten their survival. Roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected. यहाँ पे roughly 5,000 species of animal को और 28,000 species of plants का एक लिस्ट बनाया गया था। इन लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, ये बताया था ये कन्वेंशन ने। बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स एंड एलोइस आर सम एग्जाम्पल्स। अगर कोई भी चीज़ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अलग लगे तो माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे जितना पता था मैं वैसे ही कर रही हूँ। ये सारा एनिमल्स को इस लिस्ट के अंदर डाला गया है। ये है हमारा CITES। आपकी किताब में एक पेपर कटिंग को दिया गया है, कैसे जो मतलब डिज़ास्टर्स होते हैं या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आया था पास्ट में, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। बेसिकली हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं उसको अभी के टाइम पे कंटेम्पोररी टाइम के साथ रिलेट करके बताया गया है। ओके, आप इसको गो थ्रू करिएगा। तो गाइस हमारा जो चैप्टर 2 है यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। और अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं आपके स्टडी के जर्नी में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हो सके तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।